आशुतोष जी, आपने कम से कम पिछले 41 साल से तो हर सरकार को बहुत करीबी से देखा है। उसमें पिछले 10 साल 11 साल तो ये हो गए, उससे 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार, और उससे पहले की और भी सरकारें जो उतनी लंबी या इतनी दीर्घकालिक नहीं चली, लेकिन छोटी बड़ी सब मिला के मतलब एक पूरा राजनीतिक परिदृश्य आपने देखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि देखिए, सरकारें सब आती हैं, सब काम ही करती हैं, ऐसा नहीं कि कोई सरकार काम नहीं करती, लेकिन एक सरकार का काम करना दूसरी सरकार का काम करना, हो सकता है उसमें बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिसके तरीके से शायद आप इत्तेफाक ना रखें, जिसके आपको लगे कि हाँ भाई ये हुआ तो सही लेकिन उसमें ये छूटा है, ये भारी रहा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में हम तुलना करें तो ये 11 साल और रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो कि बाकी चीज़ों की मैं तुलना कर रहा हूँ, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? ऐसा तो नहीं कि काम नहीं हुए। मैंने जैसा कहा कि शायद हम उससे सहमति रखें ना रखें, ऐसे बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि इतना लंबा एक राजनीतिक काल देखा है, आप कैसे देखेंगे इसे? सर म्यूट पे हैं शायद आप। सबसे पहले तो आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। मेरे बालों के आधार पे मेरे उम्र का आपने अंदाजा लगा दिया। अरे नहीं नहीं, आज तो ये ठीक बात ऐसा नहीं नहीं है। है। पर हम मैं तो आपको शायद टीवी पे देखते आए हैं लंबे वक्त से। अवधेश जी और मेरा करियर लगभग एक साथी हमारे ख्याल से हम लोगों का रहा होगा। मैं शायद अवधेश जी से छोटा ही होऊंगा बल्कि। देखिए, तो दो तीन चीजें हैं। पहली बात ये कि मुझे लगता है कि जो पिछले 11 साल हैं वो भारत के इतिहास में मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाएगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पे, क्योंकि जब तीन तीन पैरामीटर्स अगर हम देखने की कोशिश करें, अभी अवधेश जी कह रहे थे कि भारत, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और जब भारत के ऊपर वाकई बहुत बड़ा संकट आया तो कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा था। यहां तक कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो 1971 की टीटी के बाद रशिया, सोवियत यूनियन, वो भी चाइना के साथ जुगलबंदी कर रहा था, और एक शब्द उसके मुंह से नहीं फूटा कि भारत ने जो किया वो भारत का हक था और पाकिस्तान ने बहुत अन्याय किया। बल्कि उनके पाकिस्तान के साथ जाके वो डील करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप चीन का उदाहरण ले लें तो चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की, पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ अच्छी तरीके से। अमेरिका किस तरीके से हर दिन भारत का अपमान करने की कोशिश कर रहा है, ये हम अच्छी तरीके, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा पिछले दिनों उनके जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे वो आके हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप तो ब्रिक्स के साथ जा रहे हैं, इसलिए लिहाजा आपके बारे में क्या बात किया जाए। मतलब वो बाकायदा हमको धमकियां देके जा रहे हैं। तो ये तो हमारी विदेश नीति। आप कनाडा का उदाहरण ले लीजिए। कनाडा से हमारे रिश्ते क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शायद नहीं जा सकते, क्योंकि शायद उनके लिए वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखिए तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए वहां वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारा और उसके अलावा आप बांग्लादेश देख लीजिए। बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति है? वहां जमात इस्लामी आ गया जो पाकिस्तान परस्त है, और आज आपकी तारीख में पूरा नॉर्थ ईस्ट वल्नरेबल हो गया है। अब अगर आप इस संदर्भ में अगर आप पूरा बात करने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आएगी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, तीनों का आप देख लीजिए। दुनिया कोई पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानने को तैयार नहीं है। उल्टे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जो वाइस चेयरमैनशिप कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के मामले में। तो हमारी विदेश नीति कहां है? और हमारे विदेश मंत्री जी क्या कहते हैं क्राइसिस के समय में यूरोपियन यूनियंस को, कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यूरोपियन यूनियन से भी प्रॉब्लम है, आपको कनाडा से प्रॉब्लम है, अमेरिका से प्रॉब्लम है, चाइना से प्रॉब्लम है, रशिया से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम, बांग्लादेश से प्रॉब्लम, यहां तक कि मालदीव से प्रॉब्लम है। मालदीव का 50,000 की आबादी है, कहता है आप यहां से निकल जाइए, आपकी यहां जरूरत नहीं है। तो लेट्स बी रियल। ये तो मैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया आपको। अब इकोनॉमी पे आ जाते हैं। इकोनॉमी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 8%, 2014, 2015, 2016 8% में इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। अगर उस पेस को खाली मेंटेन किया रहा गया होता, आज भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती। इसमें कोई दो राय थी ही नहीं, कोई दो राय नहीं थी। आपने अचानक डिमोनेटाइजेशन कर दिया और उसके बाद आपकी इकोनॉमी टैंक कर गई। जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह के जमाने से आया था, उसको आपने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया कि जो आपका लोअर मिडिल, जो आपका क्या कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, वो पूरी चौपट हो गई। पूरी चौपट हो गई, दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे। इस तरीके से आपने जीएसटी लगाया। लोग कोविड को जिम्मेदार मानते हैं। मैं डेटा दे देता हूं। कोविड जब फरवरी वाला जो 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 आया था, क्या कहते हैं, क्वार्टर था, उस क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 3.5% थी। 3.5% क्यों थी? उसके बाद कोविड ने उसको कंपाउंड किया, और आप दुनिया में सबसे ज्यादा जो माइनस में ग्रोथ थी, माइनस, वो सबसे ज्यादा दुनिया में हमारी जो रिसेशन में गई थी। सारा सारा इस डेटा की बात है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो नेट एफडीआई है वो पिछले 12 साल के लोवेस्ट पे है, $14.5 बिलियन।
पिछले 12 साल। इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भारत की इकोनॉमी में दिलचस्पी लगभग कम होती जा रही है और वो यहां से पैसा निकाल के बाहर लगा रहे हैं। वो तो आप छोड़ दीजिए, भारत की जो अपनी कंपनीज हैं, जो वो भी भारत के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहती हैं। अब वो भारत की कंपनी विदेशों में आज से 2-3 साल पहले $6.8 बिलियन था, अब वो बढ़ के हो गया $12.4 बिलियन। यानी अपनी कंपनी को भारत की इकोनॉमी में पैसा लगाने में हिम्मत नहीं हो रही, वो बाहर पैसा लगा रहे हैं। आपकी जब कोविड के फौरन बाद निकले, आपका बेस बहुत लो था, 8.2 था, फिर 7.2 हुआ और आज की तारीख में 6.4, लगातार नीचे जा रहा आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट। इसके अलावा अब अगर आप डेटा की बात करें, फिर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज की तारीख में अभी भी जब हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये तो हकीकत की बात, इसमें कोई बात नहीं है। 44% वो लोग हैं इस देश के अंदर जो 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, 300 रुपए प्रतिदिन या इससे कम, 44%। 82% वो लोग हैं जो 560 रुपए पर डे कमाते हैं, यानी 15,000 रुपए या 16,000 रुपए एक महीना। आप सोच लीजिए, जो परिवार 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा महीने में, वो कैसे जीवन जीता होगा, और अगर उसके बच्चे हुए 4-5 तो फिर क्या होता होगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। ये हमारी अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने आपने कहा कि ये, इसके अलावा जो सामाजिक ढांचा है वो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से पोलराइजेशन है इस समाज के अंदर, और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के सवाल पे लोगों को भड़काया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं अपनी चुनावी सभा के अंदर कि तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, शरिया कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा अगर इंडिया गठबंधन के लोग जीत जाएंगे, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आकर अपने साथी पैनलिस्ट के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आप देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो सामाजिक ढांचा आज की तारीख में, ये सवाल हम अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नहीं पूछते थे, आज इनके जमाने में पूछ रहे हैं। इसलिए प्रोपेगेंडा बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज पे जरूर सरकार ने अच्छा काम किया, उस पर कोई दो राय नहीं, वो है आतंकवाद से निपटने के मसले पे आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं कम हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कश्मीर के बाहर जो बम फटे करते थे वो अब नहीं फट रहे, बट शायद वो एक ग्लोबल फिनोमेना का असर भी हो सकता है, और भारत सरकार की नीति इस मामले में ठीक है। अभी हमारे साथी कह रहे थे अभी अवधेश जी कि कश्मीर में जब झंडा फहराते हैं, मेरी भी एक तमन्ना है मणिपुर में भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसे ही झंडा लेके फहराना चाहिए। अगर फहरा दें तो मेरी तमन्ना तो पूरी हो जाएगी। वो देश का कौन प्रधानमंत्री होगा जो करेगा, मुझे इस बारे में अब पूरी तरीके से शक। अब प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते भाई? वो भी आपके इस देश का हिस्सा है, वो भी इस देश का आपके पास, वो भी इस देश का हिस्सा। खैर, और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि लेट्स बी फेयर। अपनी विचारधारा से वशीभूत होकर हम जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अब खड़ा हो गया है, हम कहीं महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, हम कहीं जवाहरलाल नेहरू का अपमान, क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? मतलब क्या इंदिरा गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? हिंदुस्तान 2014 के बाद ही खड़ा हुआ। मतलब मैं बार बार कहता हूं, जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, वो पीढ़ियां कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। जवाहरलाल नेहरू में 50 खामियां हैं, पंडित नरेंद्र मोदी जी में भी 50 खामियां हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी खारिज नहीं करना चाहिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हम अपमान जो करने लगे हैं, इसलिए मैं फिर कहता हूं कि जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, उनका इतिहास बहुत खराब लिखा जाएगा। ठीक है।